वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे, आज हार गए तो कल जीतेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस बैग से। शुरू करते हैं हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन विगत साइंस के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग 20-25 क्वेश्चन का सीरीज बना बना करके पढ़ते रहेंगे और एनालिसिस करते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना पहला क्वेश्चन राइट में दिख रहा होगा। कह रहा है पहला प्रश्न कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन है, तो यहाँ पर प्रश्न का मतलब क्या है कि सर्च लाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, पहले इसको देखिए। उत्तल दर्पण भाई मेरे मिरर है, लेंस नहीं है, मिरर है, दर्पण है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जो ड्राइवर के सीट के बगल में, ड्राइवर के सीट के बगल में। और दूसरा कहाँ होता है इसका उपयोग, तो जो सड़कों पर जो लगे हुए होते हैं, टार्च वगैरह लगे हुए होते हैं ना बम्बू पोल पे, तो उसका जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, वह होता है उत्तल दर्पण। क्लियर। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन कह रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर नोट करते रहेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप लोग क्या बता देंगे, तो अवतल दर्पण उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गले आदि की जो बीमारियाँ होती हैं, तो जब हम हमारे आँख में या नाक में या गले में या कान में जब कोई बीमारी होती है, फोड़े फुंसी होते हैं, तो डॉक्टर देखे होंगे एक टार्च को उसमें फोकसित करता है। तो जो टार्च का जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, वह होता है अवतल दर्पण। तो डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक आदि की बीमारी पता करने में। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन पे हम लोग बात कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बेलनाकार दर्पण। तो भाई बेलनाकार दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, हालांकि बेलनाकार लेंस होना चाहिए था, नो प्रॉब्लम। बेलनाकार दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो जिसके आँख में अबिंदुकता होता है। ये अबिंदुकता क्या होती है, तो जब आँख के दोष पढ़ेंगे हम लोग तो बताया जाएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, उसके बाद वर्धान्यता और फिर एक दोष आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब क्या होता है कि क्षैतिज में आ रही प्रकाश की किरण हम जो आँख होती है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। और जब आँख ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, अर्थात आँख थोड़ी सी तिरछी करनी पड़ती है, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए बेलनाकार दर्पण या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है समतल दर्पण। समतल दर्पण का क्या उपयोग है, तो ध्यान रहे मेरे भाई, समतल दर्पण का क्या उपयोग है, तो समतल दर्पण का उपयोग प्रकाश किरण की पुंज को दिशा देने में, टार्च लाइट, ये देखिए गाना सुन लीजिए, क्या बात है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। जस्ट 1 सेकेंड, कुछ ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आवाज़ थोड़ी सी कम हुई तो फिर हम रिस्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। मेरे भाई ये सेप्रोट्रोफ क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। सेप्रोट्रोफ क्या होता है, तो सेप्रोट्रोफ के ग्रुप में वे सभी आते हैं जो सड़े गले
जीव जंतुओं को या सड़े गले स्थानों पर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसे सभी जीवों को या ऐसे सभी वनस्पतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। तो ऑप्शन से हम लोग देखें तो कबूतर तो ऐसा है नहीं कि सड़े गले स्थानों पर या सड़े गले वस्तुओं को अपना भोजन बनाए। कुकुरमुत्ता इज परफेक्ट आंसर। पुरुष तो है नहीं। शैवाल क्या है? तो शैवाल जिसमें न जड़ न तना न पत्ती, किसी का भी अलग अलग पहचान नहीं हो पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल कहते हैं। तो मेरे भाई सेप्रोट्रॉफ की प्रमुख एग्जाम्पल इसमें से कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता ही एक ऐसा वनस्पति है जो सड़े गले स्थानों पर उगता है और सड़े गले स्थानों पर ही अपना भोजन को प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो आप लोग को समक्ष दिख रहा होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का SI, प्रतिरोध जिसका संकेत होता है कैपिटल R फॉर होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? तो किसी परिपथ का वह गुणधर्म होता है जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। वंस अगेन मेरे भाई, प्रतिरोध क्या है? किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को ऑलवेज कैपिटल R, एक आता है स्मॉल r, तो स्मॉल r जहाँ भी आएगा वह होता है आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल R बाहरी प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन को देखा जाए, पहला ऑप्शन कह रहा है कूलाम। पहला ऑप्शन कह रहा है कूलाम। ना भाई, कूलाम तो होगा नहीं, क्योंकि कूलाम जो होता है किसका मात्रक है? कूलाम मात्रक है आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। और आवेश आप लोगों को पता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। क्लियर? तो कूलाम तो होगा नहीं। सेकंड कह रहा है ओम। मेरे भाई, ये ओम क्या है? ओम एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने धारा और विभव में संबंध बताया था। क्लियर? तो ओम का सिंबल क्या होता है? ऐसे ईयरफोन के जैसा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम। तो कहीं ना कहीं ओम हमारा परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं जूल। ये जूल क्या है? तो जूल कार्य का मात्रक, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। क्लियर? अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन कह रहा है न्यूटन। तो इन भाई साहब को तो कोई भूलेंगे नहीं। न्यूटन क्या है? तो आप लोग को पता है, जब आप लोग 9th में आए होंगे तो ही सेव का कहानी जो है आप लोग को आपके टीचर बता दिए होंगे। तो यह है बल का मात्रक न्यूटन। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भली भांति समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के समक्ष दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि निम्न स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते। मीन्स वे पौधे तो हैं लेकिन पौधों में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है उस पौधे में कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है मेरे भाई। तो उसे क्या कहते हैं? वे क्या कहलाता है या वे किससे संबंधित है? तो मेरे भाई, जिसको हम लोग इसको थैलेफाइट कहते हैं। थैलेफाइट एक ऐसा संघ है जिसमें पौधे की न जड़ न तना न पत्ती कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता है। क्लियर? ऑप्शन को देखें तो ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, कह रहा है ए नंबर का ऑप्शन फेनरोगेम्स। ये फेनरोगेम्स क्या है? बीज उत्पादक। फेनरोगेम्स बीज उत्पादक है। क्लियर? बात करें बी नंबर ऑप्शन की, बी नंबर थैलेफाइटा इसका परफेक्ट आंसर है। सी नंबर बात करें टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा है यह गैर बीज, यह बिना बीज का उत्पन्न होता है। क्लियर? और बात करें बायोफ्राइटा, यह वनस्पति जीव का सबसे बड़ा संघ है। तो कभी पूछ दे वनस्पति जीव का सबसे बड़ा संघ क्या है, तो आप लोग क्या नाम बताएंगे? ब्रायोफाइटा। क्या नाम बताएंगे? ब्रायोफाइटा।
तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है, कह रहा है प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के उनके का आवधिक स्वभाव माना जाता है। मोरल स्टोरी क्या है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, मेंडलीफ जी आवर्त सारणी जब बनाए तो तत्वों को किस प्रकार रखें, बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो मेंडलीफ की जो प्राचीन आवर्त सारणी है मेरे भाई, उसमें पहली बात, मेंडलीफ जब आवर्त सारणी बना रहे थे तो उस समय मेंडलीफ जब आवर्त सारणी बनाया तो उस समय 63 तत्व ही सिर्फ विद्यमान थे। क्लियर। दूसरी बात, उन्होंने जो सारणी को तैयार किया वह सारणी ऐसे उसमें क्या थे, 9 समूह थे और क्षैतिज पंक्तियों की संख्या मेरे भाई कितनी थी, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 7। इस क्षैतिज पंक्तियों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है उसको समूह बोलते हैं। क्लियर। इसमें कहीं कहीं पर खाली स्थान भी छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आने वाला जो तत्व है यह इसी से मिलता जुलता रहेगा और रखा जाएगा वहीं पर जहाँ जहाँ उन्होंने खाली स्थान छोड़ा था। और जब ये तत्वों को भर रहे थे, तत्वों को रख रहे थे उनके गुणधर्मों के हिसाब से, तो उस समय वो किस हिसाब से रख रहे थे, तो वे बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से रख रहे थे। हालांकि आज यह विफल है, क्योंकि आज की जो पीरियडिक टेबल जो इन्हीं का संशोधित आवर्त सारणी है जो मोजले द्वारा तैयार की गई है, इसमें क्या बताया गया है, जो पीरियडिक टेबल तैयार की गई है उसमें तत्व के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो मेरे भाई पहले था मेंडलीफ के समय तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन था। तो देखा जाए कहीं मिल गया परमाणु भार की नहीं, तो परमाणु संख्या नहीं। परमाणु संख्या क्या होता है, पहले इसको देखें हम लोग। परमाणु संख्या, तो जो तत्व जिस नंबर पर प्राप्त होता है, जो तत्व जिस नंबर पर प्राप्त होता है उसको परमाणु संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें 20वें नंबर पर कौन प्राप्त है, तो 20वां परमाणु क्रमांक किसका है, तो किसका है, कैल्शियम का है। तो मेरे भाई यह जो 20 है यही परमाणु क्रमांक है। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो इसका दोगुना या दोगुने से कुछ अधिक इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो लगभग 40, 41, 39 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली दोगुना या दोगुने से कुछ अधिक होता है। और सम के लिए दोगुना, विषम के लिए दोगुने से एक अधिक। फिर हम कहें कि 3 लिथियम और 7, तो मेरे भाई ये 3 क्या है, तो तीसरे नंबर पर लिथियम प्राप्त हुआ, इसलिए ये परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं। और ये परमाणु भार है जो दोगुना या दोगुने से कुछ अधिक है। विषम है तो एक अधिक है, सम है तो क्या है, दोगुना है। विषम है तो दोगुने से एक अधिक है, सम है तो सिर्फ क्या है, दोगुना है। याद रहे मेरे भाई, सम के लिए सिर्फ दोगुना करते हैं, विषम के लिए दोगुना से प्लस एक अधिक करते हैं। क्लियर। तो यह परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं। यह द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। फिर बात कर लें हम, द्रव्यमान संख्या हो ही गया, परमाणु आकार हो ही, परमाणु क्रमांक या परमाणु आकार हो ही गया। आयनीकरण एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा। जो D नंबर का दिख रहा है ना, आयनीकरण एंथैल्पी, आयनीकरण मतलब होता है अपने आयनों में विभक्त होना, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। जब कोई तत्व इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनीकरण एंथैल्पी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भली बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न का खाका दिख रहा है आप लोग के समक्ष। क्या कह रहा है प्रश्न, 6ठा नंबर का कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो धारा का मान क्या होता है मेरे भाई। किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी प्रतिरोध को निम्नलिखित 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। देखते हैं।
पहला हमारा है श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज में बोलते हैं श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या है समांतर क्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं। इसको पार्श्व क्रम में बोला जाता है मेरे भाई। कहीं आ जाए पार्श्व क्रम तो घबराना नहीं है, कहीं आ जाए पार्श्व क्रम तो घबराना नहीं है। देख करके पार्श्व क्रम का ही नाम होता है समांतर क्रम, जिसको पैरेलल कहते हैं, पैरेलल सीरीज कहते हैं। फिर तीसरा क्या है मेरे भाई, तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं, मिश्रित क्रम। तो छोटे छोटे हम लोग इसमें देख लेते हैं, रेजिस्टेंसों को जोड़ करके जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार के सीरीज को हम लोग श्रेणी क्रम सीरीज कहते हैं। अब यह परिभाषा आप लोग को बाउंस कर गया होगा, मुझे पता है, अब समझते हैं ध्यान से। अर्थात हम कह दें कि यह सपोज पहला है, यह दूसरा रेजिस्टेंस है, और यह कौन सा है तीसरा रेजिस्टेंस है। नो प्रॉब्लम। अभी यह अलग अलग है, अभी यह क्या है अलग अलग है। जब इनको जोड़ देंगे, देखिए इसका यह पहला, ये दूसरा सिरा, पहला दूसरा, इसका यह पहला, इसका यह दूसरा, इसका यह पहला, इसका यह दूसरा। देखिए पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए। अब जो मिल रहा है क्रम, इसी क्रम को तो हम लोग क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम बोलते हैं। और श्रेणी क्रम में यदि यहाँ पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर भी 5 रहेगी, यहाँ पर भी 5 रहेगी। ऐसे अनंत यदि हम लोग जिसकी गणना न की जा सके, फिजिक्स में उसको अनंत बोलते हैं। फिजिक्स में अनंत क्या होता है मेरे भाई, मैथ में जिसकी गणना न की जा सके उसको अनंत बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में अज्ञात वैल्यू को क्या बोल देते हैं हम लोग, अनंत बोल देते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में धारा का मान नियत रहता है, धारा का मान क्या होता है नियत रहता है, और विभव का मान क्या होता है भिन्न भिन्न होता है मेरे भाई। इसमें धारा नियत रहता है, धारा क्या होता है नियत, और विभव क्या होता है परिवर्तनशील होता है। समांतर क्रम क्या होता है, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरा सभी पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से। अर्थात इसमें जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले सिरे से और दूसरा सिरा किससे दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार के प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं समांतर क्रम बोलते हैं। इसमें यदि धारा आई जा रहा है मेरे भाई, आई यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पर संधि है, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, होते हुए पुनः यहाँ पर आएगा, पुनः यहाँ पर आई हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर धारा बट जा रहा है, लेकिन विभव क्या है नियत रहेगा। क्यों नियत रहेगा, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। देखिए यदि इस बिंदु को ए मान ले, इस बिंदु को बी मान ले, तो बिंदु तो दो ए और बी के बीच में है, अर्थात विभव यहाँ पर क्या होगा नियत होगा, और धारा क्या होगी मेरे भाई, धारा क्या होगी अलग अलग होगी। किस केस में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है अलग अलग होता है, विभव नियत रहता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है और विभव क्या होता है अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं बात आप लोगों को भली भांति समझ में आई होगी मेरे भाई। यदि वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिश्रित क्रम क्या होता है, इसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रित क्रम बोलते हैं। हालांकि मिश्रित क्रम आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मिश्रित क्रम को अवॉइड करते हुए बढ़ते हैं आगे। 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, यानी किसके बराबर होती है मेरे भाई। आप लोग को नॉलेज के लिए बता दें, हालांकि आप लोग को पता होगा EPN किसी भी पदार्थ के निम्नलिखित 3 ही कण होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मेरे भाई यदि इनकी खोजकर्ता पूछ रहे तो आप लोग सिंपल सा एक बात याद रखेंगे, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टा से होता है टॉमसन या थॉमसन, एज और विश। क्लियर। प से होता है प्रोटॉन, र से होता है रदरफोर्ड,
रदरफोर्ड। क्लियर। ना से होता है, नौ से होता है न्यूट्रॉन, च से होता है चैडविक, जैसे होता है चैडविक। इस प्रकार हम लोग ईटा परनाचे के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता को हम लोग जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋणायन होता है, प्रोटॉन जो होता है यह धनायन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूट्रल होता है। तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अभी अभी हम बताएं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कह दे हमारे पास एक एलिमेंट्स है, सपोज हम कह दे हमारे पास एक एलिमेंट्स है जिसको हम लोग x बोल रहे हैं। यह चौथे नंबर पर प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसके ऊपर जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या है, परमाणु क्रमांक है। तो किसी भी तत्व में E बराबर P बराबर Z, मेरे भाई इस बात को याद रखिएगा, यदि किसी तत्व का जितना इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूट्रल रखने के लिए उसमें उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग परमाणु क्रमांक का करते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। क्लियर। अब हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ले तो कुछ नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या बोझा में से, सर के भार में से पैर के स्लीपर को